नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं सत्ताम। आज का हमारा टॉपिक है विदेशी आक्रमण। अर्थात जो भी विदेशी आक्रमण भारत पर होते हैं तो उस समय के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये विदेशी आक्रमणों की जब हम बातें करते हैं तो हम बातें कर रहे हैं चतुर्थ और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की हम बातें कर रहे हैं। जी हाँ, हम दारा के आक्रमण से लेकर हम बात कर रहे हैं, हम सिकंदर महान के आक्रमण तक की हम बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये विदेशी आक्रमण होते हैं ये किस तरीके से होते हैं, क्यों होते हैं, और विदेशी आक्रमणकारी कौन कौन थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। जब हम सिकंदर की बातें करते हैं तो सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण किया था वे 326 ईसा पूर्व में किया था और 19 माह तक सिकंदर महान भारत में रहे थे। जी हाँ, अगर उससे पहले की हम बातें करें तो उससे पहले ईरान के शासकों ने, हखामनी वंश के शासकों ने भारत पर आक्रमण किया था। और हमें दारा प्रथम के जो लेख हैं, बहिस्तून है, पर्सिपोलिस है, नक्शे रुस्तम है, तो उनके लेखों से भी हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। और उसी समय की जब हम बातें करते हैं, उसी समय की हिस्ट्री के जो पिता कहा जाता है हेरोडोटस ने भी भारत को दारा का 20वां प्रांत बताया था और बताया था कि भारत से प्रतिवर्ष 360 टैलेंट मुद्रा कर के रूप में ईरान जाती थी। तो आज हम इसी के बारे में हम विस्तार से हम पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो यह है, एक कॉमन बात है, जो ये विदेशी जो आक्रमण होते हैं, जब हम इनकी बातें करते हैं तो विदेशी आक्रमण सबसे ज्यादा जहां से होते हैं ये होते हैं पंजाब प्रांत के खैबर दर्रा और बोलन दर्रा की ओर से भारत पर सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण होते हैं। जी हाँ, खैबर दर्रा और बोलन दर्रा से भारत पर आक्रमण होते हैं विदेशी सबसे ज्यादा। जी हाँ, और जब हम सिकंदर महान की भी जब हम बातें करते हैं तो उन्होंने भी खैबर दर्रा से ही भारत में प्रवेश किया था, क्योंकि भारत में प्रवेश के वही रास्ते होते थे जो खैबर दर्रा और बोलन दर्रा था, वहीं से इन्होंने भारत में आक्रमण किया था। जी हाँ, चाहे हम बात करें, चाहे हम मुगलों की बातें करें, चाहे हम सिकंदर की बातें करें, जो ये विदेशी जो आते हैं ये खैबर और बोलन दर्रा पार करके ही भारत की तरफ ये प्रवेश करते हैं। जी हाँ, तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले भारत पर जो आक्रमण किया जाता है वो ईरान की ओर से किया जाता है, हखामनी वंश की तरफ से। ठीक है, हम जानते हैं भारत पर विदेशी आक्रमण सबसे पहले कौन करते हैं? ईरान वाले करते हैं। सबसे पहले कौन करते हैं? ईरान वाले करते हैं। और ईरान के जो वंश था जिसने आक्रमण किया था, हखामनी वंश का नाम क्या था? हखामनी वंश, जिसने भारत पर आक्रमण किया था सर्वप्रथम इन्होंने ही आक्रमण किया था। जी हाँ, हखामनी वंश ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, अब हम इसकी भी जब हम बातें करते हैं कि हखामनी वंश के भी कौन से शासक थे जिसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था, तो उस शासक का नाम था साइरस द्वितीय। क्या नाम था? साइरस द्वितीय नाम था, जिसने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। जी हाँ, और ईरान के शासक थे। कहाँ के शासक थे? ईरान के शासक थे, और सबसे पहले इन्होंने ही आक्रमण किया था। जी हाँ, जिसका नाम था साइरस द्वितीय, इन्होंने ही भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। जी हाँ, साइरस द्वितीय। और साइरस द्वितीय के बाद जब हम जब शासक की हम बातें करते हैं तो अगले जो शासक थे वो थे दारा। दारा के बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है। जी हाँ, दारा के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके 516 ईसा पूर्व के लगभग के इसके लेख प्राप्त होते हैं। जी हाँ, 516 ईसा पूर्व के लगभग के इसके लेख प्राप्त होते हैं। इसके लेख प्राप्त होते हैं बहिस्तून। जी हाँ, बहिस्तून है, नक्श ए रुस्तम है, और अगला है पर्सिपोलिस है। तो ये लेख हमें इसके प्राप्त होते हैं, जिनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है कि इसने भारत पर आक्रमण किया था। जी हाँ, बहिस्तून, ये
पीछे वाला एन है, ठीक है ना। बहिस्तून है, नक्शे रुस्तम है, पर्सिपोलिस है। जो इसके ये लेख है इनसे भी भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और कभी कभी आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत के बारे में जानकारी किससे प्राप्त होती है, तो इन लेखों के माध्यम से भी हमें भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है ना। अब हम बातें करें जो ये दारा था, दारा के बारे में इतिहास के पिता जिसका नाम है हेरोडोटस, इतिहास के पिता जिसका नाम है हेरोडोटस से हमें ये इतिहास जो जिन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी, कौन सी लिखी थी? हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी, हिस्टोरिका। इसकी हिस्टोरिका से ये जानकारी भी हमें प्राप्त होती है कि भारत जो था वो इस दारा का 20वां प्रांत था। कौन सा प्रांत था? 20वां प्रांत था भारत दारा का। कौन सा प्रांत? 20वां प्रांत। और भारत से प्रतिवर्ष 360 टैलेंट, कितनी? 360 टैलेंट वार्षिक मुद्रा कहां पर जाती थी? ये जाती थी वार्षिक मुद्रा दारा के साम्राज्य जाती थी। कहां पर जाती थी? दारा के साम्राज्य में जाती थी 360 टैलेंट वार्षिक मुद्रा। जी हां। तो हम बात करें कि जो दारा था, दारा का भारत पर अधिकार था और ये जानकारी हमें प्राप्त होती है। और हम बात करें एक महान सेना नायक जिसका नाम था क्या नाम था? स्काई लैक्स जिसका नाम था। इसका नाम पूछा जाता है काफी बार, स्काई लैक्स, ठीक है ना। स्काई लैक्स की जब हम बातें करते हैं तो जो स्काई लैक्स जो थे ये इसी दारा की सेना में शामिल थे, इसी सेना में थे। किसके में? दारा की सेना में थे स्काई लैक्स जो थे, ठीक है ना। तो हम अगर कभी कभी ऐसे पूछ लिए जाते हैं, जो ये विदेशी हैं, विदेशियों के बारे में पूछ लिया जाता है कौन कब थे, ऐसे प्रश्न भी आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो स्काई लैक्स थे ये दारा प्रथम के समय के थे। किसके समय के थे? दारा प्रथम के समय के थे। और इसके जो लेख हैं बहिस्तून है, नक्शे रुस्तम है, पर्सिपोलिस है, इन लेखों से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है भारत के बारे में। और बताया गया है कि जो भारत था वो दारा का 20वां प्रांत था। ये बात जो बताई है ये इतिहास के पिता हेरोडोटस ने बताई है, हेरोडोटस ने, जिसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। जी हाँ। तो इसके बाद हम बातें करें एक शासक, तो ये हो गया। और इसका आक्रमण इसके लगभग कौन सा था? 6वीं शताब्दी, 516 और 20 ईसा पूर्व के लगभग का था, ठीक है। इसके बाद हम बातें करें एक शासक था क्षयार्स। ये जो क्षयार्स जो शासक है जिसे जर्सीस भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जर्सीस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जर्सीस भी कहा जाता है, ठीक है। जो ये शासक थे ये क्षयार्स, ये क्यों महत्वपूर्ण है? पहली बात तो ये है कि ये भी ईरान के शासक हैं। कहां के शासक हैं? ईरान के शासक हैं, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ये क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो पढ़ने लायक है। क्यों ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जिसे हम पढ़े, ठीक है। हम बातें करें जो ये जर्सीस जो शासक थे, कौन से? जो जर्सीस जो शासक थे, इसने भारतीयों को, किसको? इसने भारतीयों को अपनी सेना में शामिल किया। इसने भारतीयों को अपनी सेना में क्या किया था? शामिल किया था। इसने भारतीयों को अपनी सेना में शामिल किया था, ठीक है। हम बात करें भारतीयों को जो अपनी सेना में जो शामिल किया है वो किसने किया है? क्षयार्स ने किया है। किसने किया है? क्षयार्स ने। और हम बातें करें, इसने ये भी उल्लेख किया है कि जो भारत के जो सैनिक थे वो सूती वस्त्र पहनते थे। कौन से वस्त्र पहनते थे? सूती वस्त्र पहनते थे। ये जानकारी भी हमें क्षयार्स के समय से प्राप्त होती है। ऐसा प्रश्न आपसे कभी कभी परीक्षाओं में बिल्कुल सिंपल पूछ लिया जाता है, भारतीयों को अपनी सेना में ईरान के किस शासक ने शामिल किया? और ये जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है कि भारतीय जो सैनिक थे वो सूती वस्त्र पहनते थे। तो ये जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? तो इस तरीके के जो प्रश्न है वो भी इस तरीके के पूछ लिए जाते हैं। तो ये जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? क्षयार्स अर्थात जर्सीस जिसे
शीश भी कहा जाता है। इसके समय से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है ना। इसके बाद हम बातें करें अगले जो शासक थे, जी हाँ, अगले जो शासक थे, हम बातें करें अगले जो शासक थे 331 ईसा पूर्व में। कब? 331 ईसा पूर्व की हम बातें करते हैं। एक आरबेला का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? आरबेला का। इस आरबेला के युद्ध से पहले जो ये जो ईरानी जो शासक थे ये बड़े महान थे। ईरानी जो शासक थे बड़े महान थे, लेकिन आरबेला का युद्ध जो है ये दारा तृतीय, कौन? दारा तृतीय। और हम बात करें ये सिकंदर महान के मध्य हुआ था। किसके? सिकंदर महान के मध्य हुआ था ये युद्ध। और इसमें जो ये दारा तृतीय इसकी क्या हो जाती है? इसमें पराजय हो जाती है। क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है। और जब इसकी पराजय हो जाती है और भारत पर जो अधिकार जो माना जा रहा था वो किसका माना जा रहा था? ईरानियों का माना जा रहा था, ऐसा सुनने में आ रहा है, जैसा मैं समझा रहा हूं आपके लिए। और इसके बाद जब ईरानियों की पराजय हो जाती है तो फिर ताकतवर शासक कौन बन जाता है? सिकंदर बन जाता है। कौन बन जाता है? सिकंदर बन जाता है, ठीक है ना। जब सिकंदर जब ताकतवर शासक बन जाते हैं, महान शासक जब सिकंदर बन जाते हैं, तो इसके बाद जो भारत पर जो आक्रमण करेंगे, इसके बाद अब भारत का लिए रास्ता किसके लिए खुल गया? सिकंदर महान के लिए। फिर इसके बाद भारत का रास्ता खुल जाता है। जी हाँ, भारत का जो रास्ता है वो सिकंदर महान के लिए खुल जाता है। लेकिन हम बात करें कि जो ये ईरानी जो शासक थे, ईरानी जो आक्रमणकारी थे, ईरानी जो आक्रमणकारी थे, इनका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था, ठीक है ना। नंबर पहले हम प्रभाव की बातें करें, जो खरोष्टी जो लिपि थी, खरोष्टी लिपि थी, इस खरोष्टी लिपि का प्रभाव पड़ा। किसका प्रभाव पड़ा? खरोष्टी लिपि का। और हम बात करें जो अशोक ने जो अपनी खरोष्टी लिपि में मानसेहरा और जो शाहबाज गढ़ी जो अशोक ने अपने जो लेख लिखाए थे वो किस में लिखाए थे? वो खरोष्टी लिपि में ही लिखाए थे। किस में लिखाए थे? खरोष्टी लिपि में ही लिखवाए थे। तो खरोष्टी लिपि का भी प्रभाव पड़ता है। नंबर दूसरा, अशोक ने जो पत्थर पर अर्थात जिन्हें हम पाषाण कहते हैं, जी हाँ, जिन्हें हम पाषाण कहते हैं, अशोक ने जो पत्थर पर जो लेख लिखाए थे वो ईरान के शासक दारा से प्रभावित होकर लिखाए थे। किससे? दारा से प्रभावित होकर लिखाए थे। पहली बार हमें पत्थर पर जो लेखों का पता चलता है जिस शासक का, उसका नाम था दारा, जिसने लेख लिखाए थे नक्श ए रुस्तम और पर्सीपोलिस और एक था बहिस्तून, जिसे हम पहले बताए हैं। ये एक ऐसे लेख हैं जिनका हमें पहली बार हमें जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले जो लेख लिखाना वाला माना जाता है वो किसको माना जाता है? दारा को माना जाता है। और दारा से ही प्रभावित होकर अशोक ने लेख लिखाए थे। लेकिन पूरी तरीके से जो अशोक के जो लेख थे वो पूरी तरीके से दारा से प्रभावित नहीं थे, कुछ उनके अंदर परिवर्तन था, लेकिन फिर भी दारा से प्रभावित होकर उन्होंने लेख लिखाए थे। इस बात को ठुकराया नहीं जा सकता। और जो अंडाकार, जो हम बातें करें, जो बिल्डिंग पर जो ये अंडाकार जो बनाया जाता था, अंडाकार, ये भी इसने दारा से प्रभावित होकर ही इन्होंने अपने बिल्डिंगों पर जो चीजें अंडाकार जो बनाए थे ये भी इन्होंने दारा से प्रभावित होकर ही इन्होंने बनाए थे, ठीक है। तो हमें कह सकते हैं ये खरोष्टी लिपि का भी प्रभाव पड़ता है भारत पर दारा की वजह से, और अशोक ने जो लेख लिखाए थे इनका प्रभाव भी दारा की वजह से ही पड़ता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बातें करें, इसके बाद है सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर अर्थात यूनानियों का आक्रमण। किसका? यूनानियों का। हम बातें करें यूनानियों के आक्रमण, इसके बाद आते हैं यूनानियों के आक्रमण। किसके आक्रमण आते हैं? यूनानियों के आक्रमण आते हैं। यूनानियों का आक्रमण। इसके बाद होते हैं यूनानियों के आक्रमण। अब हम बात करें यूनानी किसने आक्रमण किया है सबसे पहले। जी हाँ, हम बातें करें कि यूनानियों में सबसे पहले आक्रमण किसने किया है? भारत पर। और हम बात करें जो यूनानी जो आक्रमण करता है भारत पर, वो करता है सिकंदर महान। कौन करता है? सिकंदर महान भारत पर आक्रमण करता है, जो यूनानी आक्रमण किए जाते हैं। अब बात आता है कि जो ये सिकंदर जो महान थे, इसने भारत में प्रवेश कहां से किया था। हम बात करें कि भारत में जो इन्होंने प्रवेश किया था
वो खैबर दर्रा से प्रवेश किया था। किससे? खैबर दर्रा से प्रवेश किया था, जो पंजाब पाकिस्तान में वर्तमान में स्थित है। और जब हम बातें करते हैं खैबर दर्रा की, जब हम बातें करते हैं, चाहे हम सिकंदर महान की बातें करें, चाहे हम मुगलों की बातें करें, तो सब आक्रमणकारियों ने अक्सर जो प्रवेश किया था भारत में, वो खैबर और बोलन दर्रा की तरफ से ही किया था और यहीं से इन्होंने प्रवेश किया था। ठीक है, अब इन्होंने कब भारत पर आक्रमण किया सिकंदर महान ने? सिकंदर महान ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। कब? 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है ना। लेकिन एक बात ये थी कि जो ये सिकंदर जो महान थे, ये व्यास नदी से आगे नहीं बढ़ पाए थे। व्यास नदी से आगे नहीं बढ़ पाए थे। कौन सी नदी से आगे नहीं बढ़ पाए थे? व्यास नदी से आगे नहीं बढ़ पाए थे। लेकिन जैसा भी था, हम बातें करें, यहां पर भी बात की जाती है, जैसे हम जब बातें करते हैं मध्यकाल में कि बाबर को जो आमंत्रित किया था वो महाराणा सांगा ने आक्रमण किया था, वैसे ही जब हम सिकंदर की बातें करते हैं तो हिंदू कुश के शासक शशिगुप्त थे और एक आम्भी थे जो तक्षशिला के शासक थे। तो बताया जाता है कि उन्होंने इसे आमंत्रित किया था। और हमारे इतिहास में कड़ियां जुड़ती हैं। जी हाँ, जब हम पढ़ते हैं बाबर की, जब हम तुजु के बाबरी पढ़ते हैं तो उससे पता चलता है कि महाराणा सांगा ने मुझे भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया और कहा था कि जब आप भारत पर आक्रमण करेंगे तो मैं भी आपकी सहायता करूंगा। लेकिन मैंने भारत पर आक्रमण किया और महाराणा सांगा ने मेरी कोई सहायता नहीं की थी। तो यहां पर भी हमें यही पता चलता है, यहां पर जो आमंत्रित किया गया था सिकंदर महान को, वो किया गया था एक तक्षशिला का शासक, जो मैं आपके लिए भी बता रहा था। तक्षशिला का शासक का नाम था आम्भी था। इन्होंने आमंत्रित किया था। नंबर दूसरा था हिंदू कुश के शासक थे। हिंदू कुश के शासक थे, जी हाँ, हिंदू कुश के जो शासक थे, जिसका नाम था शशिगुप्त। जिसका नाम क्या था? शशिगुप्त था। इन्होंने इसे आमंत्रित किया था, शशिगुप्त ने। और जैसे ही सिकंदर महान भारत आए तो ये दोनों तो उसके साथ ही मिल जाएंगे। और जहां तक ये था, इन्होंने अपने आप को यूनानियों का वंशज बताया और ये जाते ही सिकंदर के साथ मिल गए। आधीनता सिकंदर की शुरुआत में ही स्वीकार कर ली। क्या स्वीकार कर ली? आधीनता इन्होंने सिकंदर महान की शुरुआत में ही स्वीकार कर ली थी, आधीनता साहब। ठीक है, क्योंकि जो बंदे आमंत्रित कर रहे हैं सिकंदर महान को, तो वो आधीनता तो वो स्वीकार करेंगे। तो आधीनता इन्होंने तुरंत स्वीकार कर ली। लेकिन जब हम बातें करते हैं यहां पर भी झेलम और चिनाब नदी पर जो अधिकार था वो था पोरस का था। पोरस का अधिकार जो था, झेलम और चिनाब नदी पर पोरस का अधिकार था। जी हाँ, पोरस के पास सिकंदर महान ने अपना राजदूत भेजा और कहा कि आप मेरी आधीनता स्वीकार करते हैं या नहीं, या युद्ध करेंगे। तो पोरस ने बड़ी बहादुरी के साथ जवाब दिया, ये तो युद्ध के मैदान में ही पता चलेगा कि कौन किसकी आधीनता स्वीकार करता है। बड़ी अच्छी तरीके से जवाब दिया। ठीक है ना। तो आधीनता स्वीकार नहीं की। इसके बाद झेलम का, जी हाँ, झेलम का युद्ध होता है। झेलम का युद्ध होता है, जिसे झेलम का युद्ध भी कहा जाता है, और जिसे विड डिस्पेच का युद्ध भी जिसे कहा जाता है। झेलम का जिसे युद्ध भी कहा जाता है। जी हाँ, झेलम का जिसे युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि नदियों के नाम से पहले जाने जाते थे। और इस युद्ध में जब हम बातें करते हैं तो इस युद्ध में पोरस की पराजय हो जाती है। पोरस के हाथों में जंजीरें बांध दी जाती है। जी हाँ, और पोरस को सिकंदर महान के सामने लाया जाता है और पोरस से कहा जाता है कि बताओ तुम्हारे साथ अब कैसा व्यवहार किया जाए, तुम्हारे साथ क्या किया जाए, तुम्हें छोड़ दिया जाए या तुम्हें सजा दी जाए। तो सिकंदर महान ये बात करते हैं पोरस से। तो पोरस ने बड़ी वीरता के साथ और बड़ी बहादुरी के साथ कहा, अपनी जिंदगी की भीख नहीं मांगी, गिड़गिड़ाए नहीं, माफी नहीं मांगी, और बड़ी बहादुरी के साथ कहा, जैसा एक जीता हुआ शासक हारे हुए शासक के साथ व्यवहार करते हैं, वैसा ही आप भी मेरे साथ व्यवहार करें। और सिकंदर महान ये बात सुनकर बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए, और पोरस को उसी समय रिहा कर दिया और उसके साम्राज्य को उसे वापस लौटा दिया। उसी साम्राज्य को नहीं लौटाया, थोड़ा और भी साम्राज्य उसके लिए दिया गया,
और ये पोरस भी उसका हमेशा के लिए मित्र बन गया। एक बात का हमें ये भी पता चलता है, एक जो महान आदमी होता है वे दूसरे महान आदमी का हमेशा सम्मान करता है, इज्जत करता है। जी हाँ, तो सिकंदर महान ने भी बड़ी इज्जत की और इसके साम्राज्य को वापस लौटा दिया। ठीक है ना। इसके बाद हम बातें करें, एक था पटलेन। पटलेन, हम जब पटलेन की बातें करते हैं, किसकी? पटलेन, जिसे पाटल कहा गया है, पाटल कहा गया है। ठीक है ना। जब हम पाटल की बातें करते हैं तो यहां पर दिव्य राज्य व्यवस्था थी। ये प्रश्न नेट की परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछा गया है। द्विराज्य व्यवस्था कहां पर थी? वो पाटल पटलेन या पाटल में थी द्विराज्य व्यवस्था, दोहरे राज्य की व्यवस्था थी यहां पर। और ऐसी व्यवस्था उस समय जो थी, ऐसी व्यवस्था उस समय स्पार्टा में थी। कहां पर थी? स्पार्टा में थी, जो द्विराज्य की व्यवस्था थी। वैसी ही व्यवस्था हमारे पटलेन में थी। ये प्रश्न जो मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, ये नेट की परीक्षा में भी ये प्रश्न आया हुआ है। तो इस तरीके के प्रश्न परीक्षाओं में काफी पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना। इसके बाद हम बातें करें, एक था नाइसा। एक था नाइसा जिसे नीस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीस। नीस या नाइसा जो राज्य था, तो जब हम बातें करते हैं, जी हाँ, तो जो ये नाइसा जो राज्य था, जब हम इसकी बात करते हैं तो इसने क्या किया था? नाइसा ने, इसने सिकंदर से कहा, एक मित्रता का संदेश भेजा, मित्र भाव का संदेश भेजा। और इसने क्या किया? मित्र भाव का संदेश भेजा। किसका संदेश भेजा? मित्र भाव का संदेश भेजा। और इसने, नाइसा ने बिना लड़े क्या स्वीकार कर ली? अधीनता स्वीकार कर ली। बिना लड़े अधीनता स्वीकार कर ली। जी हाँ, लड़ना स्वीकार नहीं किया और बिना लड़े ही अधीनता स्वीकार कर ली, जिसका नाम था नाइसा। जी हाँ, मित्र भाव का दिखाकर अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद एक राज्य था, अश्वक था। अश्वक, जब हम बातें करते हैं, कौन सा राज्य था? अश्वक। जी हाँ, जब हम बातें कर रहे हैं तो अश्वक की जब बातें करते हैं तो अश्वक ने सिकंदर महान से युद्ध किया था। और इसमें सिकंदर महान की जो सेना थी, इससे बड़ी बहादुरी के साथ यहाँ के सैनिकों ने युद्ध किया था। अश्वक की राजधानी मशक थी। अश्वक की जो राजधानी थी वो मशक थी। बड़ी बहादुरी के साथ इन्होंने युद्ध किया। लेकिन जो यहाँ के पुरुष थे, जो पुरुष सैनिक थे, वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, शासक वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद जो यहाँ का नेतृत्व जो किया था, रानी किल ऑफिस ने किया था। किसने किया था? रानी किल ऑफिस ने यहाँ के सैनिकों का नेतृत्व किया। रानी किल ऑफिस ने सैनिकों का नेतृत्व किया था। और लास्ट में ये भी युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन किल ऑफिस कहां से संबंधित थी? ऐसे प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये अश्वक से संबंधित थी। जी हाँ, तो ये थे जिनसे सिकंदर महान का भारत में युद्ध हुआ था। और उस समय मगध की राजगद्दी पर जो बैठे थे, वो बैठे थे धनानंद बैठे थे। तो सिकंदर महान की ये हिम्मत नहीं हुई कि वो धनानंद के राज्य पर आक्रमण कर सके। ये भी बताया जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो सिकंदर महान से मिलने के लिए गए थे। स्ट्रेबी और प्लूटार के कथनों से हमें पता चलता है। लेकिन सिकंदर महान का जो इरादा था वो चंद्रगुप्त मौर्य को मारने का था। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य उसके राज दरबार से भाग कर आए और सारी घटना को अपने गुरु, अपने आचार्य कौटिल्य के लिए बताया और कहा कि ऐसी ऐसी घटनाएं मेरे साथ घटी है। कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की पीठ थपथपाई और कहा, एक शासक के अंदर शेर की तरह वीरता और लोमड़ी की तरह चतुरता भी होनी चाहिए। तो पीठ थपथपाई उसकी। ठीक है ना। तो ये थे हमारे एक सिकंदर महान के, जिन्होंने 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। और ये 19 माह भारत में रहे थे। कितने? 19 माह भारत में ये रहे थे। और जब हम बात करते हैं, इसी के सेनानायक नियारकस, इसी के सेनानायक थे। कौन? नियारकस इसी के साथ आए थे। और नियारकस जो थे वो जल सेना से संबंधित थे। किस थे? जल सेना से संबंधित जो थे वो नियारकस थे। अरिस्टोबुलिस की हम बातें करें, अरिस्टोबुलिस की जब हम बातें करते हैं, अरिस्टोबुलिस जो थे
वो कौन थे? युद्ध से संबंधित सेना नायक थे, युद्ध से संबंधित थे, युद्ध से संबंधित थे। जी हाँ, ये भी इसी के समय आए थे, साथ में आए थे, ठीक है ना। एक था ओनेशेक्रेट्स, एक थे ओनोशेक्रेट्स थे, जो इसके जीवनीकार थे। कौन थे? जीवनीकार थे, ठीक है ना, जीवनीकार थे। ये कौन थे? इसके जीवनीकार थे। तो ये इसी के समय थे। नियारकस को इसने एक रास्ता ढूंढने के लिए भी इसे भेजा गया था। जी हाँ, इसे रास्ता ढूंढने के लिए भी भेजा था। इसके बाद ये व्यास नदी से आगे नहीं बढ़ पाए। कौन सी नदी से? व्यास नदी से आगे नहीं बढ़ पाए थे। और जो झेलम था, झेलम पर इन्होंने क्या किया था? यहां पर इन्होंने विजयनगर स्थापित किया था। जी हाँ, विजयनगर स्थापित किया था। और यहीं पर इन्होंने, जिसे विजयनगर को क्या कहा जाता है? निकाया कहा जाता है, निकेया स्थापित किया था, जो शहर था। और यहीं पर जब हम बातें करते हैं तो यहीं पर इन्होंने बुकाफेला नामक शहर बसाया था। ये बुकाफेला शहर जो बसाया था, अपने घोड़े के नाम पर बसाया था, क्योंकि घोड़े जो इसका है बुकाफेला, तो उसकी मृत्यु भी यहीं पर होती है। तो उसके नाम के आधार पर इन्होंने यहाँ पर एक शहर बसाया था, बुकाफेला। और यहीं से एक विजयनगर बनाकर यहीं से ये वापस फिर चले जाते हैं। जी हाँ, यहीं से ये वापस चले जाते हैं। और इसके बाद जब हम बातें करते हैं कि इसमें इतिहास में कुछ चीजें और भी जुड़ती हैं। एक था मंडन ऋषि था, मंडन ऋषि। जो मंडन ऋषि था, इस ऋषि से भी इन्होंने बोला था। काफी ऋषियों को यहाँ से ये लेकर गया था। जैसे हम बात करें, कल्याण जो थे, ये भी इसके साथ चले गए थे। कौन? कल्याण सिकंदर के साथ चले गए थे, सिकंदर के साथ चले गए थे, साथ चले गए। और जो ये था मंडन था, इससे भी इन्होंने कहा था साथ चलने के लिए। इसने कहा था कि मेरा केवल आप सिर को यहां से लेकर जा सकते हैं, अन्यथा मैं यहां से नहीं जा सकता। ये कथन जो कहा था, ये इस मंडन ने कहा था। इसके बाद हम बातें करें, अब बात है कि ये जो सिकंदर का जो आक्रमण था, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। प्लूटार्क ये कहता है कि सिकंदर के आक्रमण के बाद बड़े बड़े शहर भारत में बसे थे। कौन से? बड़े बड़े शहरों का निर्माण भारत में हुआ था। लेकिन जब हम स्मिथ की बातें करते हैं तो स्मिथ ये कहते हैं कि कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये कहते हैं, कौन कहते हैं? स्मिथ कहते हैं। क्योंकि ना तो सिकंदर भारत में अपना धर्म स्थापित कर पाया और ना अपनी एक व्यवस्था स्थापित कर पाया, तो इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था, ये स्मिथ यहाँ पर कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब हम बातें करते हैं, जो क्षत्रप व्यवस्था, ये क्षत्रप व्यवस्था जो देन है, ये भारत में सिकंदर की ही देन है। किसकी देन है? सिकंदर की देन है, जो क्षत्रप व्यवस्थाएं चलती हैं। और हम बात करें 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की बेबीलोनिया में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और सिकंदर महान की बातें करते हैं कि काफी कम उम्र के ही सिकंदर महान शासक बन गए थे। और जब सिकंदर की उम्र 32 वर्ष के लगभग ही थी, और उसी समय इस दुनिया से रुखसत होकर चले गए थे सिकंदर महान। तो सिकंदर महान ने अपनी मृत्यु से पहले कहा था, जब मेरी मृत्यु हो, जब मेरी अर्थी को उठाया जाए, तो बड़े बड़े हाकिम मुझे कंधा दें। जी हाँ, बड़े बड़े राजवेद मुझे कंधा दे, और उस समय मेरी हाथों को खुला छोड़ देना। जी हाँ, और जो बड़े बड़े मंत्री हैं, संतरी हैं, वो भी मेरे साथ उस तरीके से चले, वो भी एक खुले हाथ उस तरीके से चले मेरे अर्थी के साथ साथ। तो इसका मतलब ये था कि जब इंसान जाता है इस दुनिया से, वो खाली हाथ जाता है, उसके हाथ में कुछ नहीं होता, सारे साम्राज्य को वो यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। जी हाँ, और जो ये हाकिम हैं, जो बड़े बड़े राजवेद हैं, तो जब मौत आती है तो ये भी आपका कोई इलाज नहीं कर पाते। ये इसका प्रतीक था कि मेरी अर्थी को वो कंधा दें,
और इसके बाद सिकंदर महान इस दुनिया से रुखसत हो गए 323 ईसा पूर्व में। एक कम उम्र में ही एक इतिहास ऐसा लिख गया जिसे आज तक भी पढ़ा जाता है। तो ये थे हमारे सिकंदर महान यूनानी आक्रमणकारी और ईरानी आक्रमणकारी। तो उन्हीं के बारे में हमने इस क्लास में हमने जाना था। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।